एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्या यह सच में कोरोना को हरा पाएगी। इससे बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, जिससे कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले भी या कोई भी आसानी से इसे समझ सके। हाल ही में ICMR ने केरल गवर्नमेंट को कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 के यूज़ के लिए परमिशन दी है। फिर उसके रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको पूरे देश में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, यह फैसला लिया जाएगा। हालांकि USA, चाइना और इटली में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कोरोना का मरीज़ ठीक हो जाता है, रिकवर होता है। उसके 14 दिनों के बाद उसकी फिर से 2 बार कोरोना की जांच की जाती है। अगर यदि वह निगेटिव आती है और उसे दूसरी कोई भी बीमारी नहीं है, तो उसके खून की एक बोतल ली जाती है। दैट मीन्स हिज ब्लड सैंपल और हिज प्लाज्मा इज़ एलिजिबल फॉर डोनेशन फॉर प्लाज्मा थेरेपी। तो अब उसका जो ब्लड में से सेंट्रीफ्यूगेशन और एनरिचमेंट के ज़रिए प्लाज्मा अलग किया जाता है। बचा हुआ ब्लड वापस उस डोनर के बॉडी में डाल दिया जाता है और वो बचा हुआ प्लाज्मा दूसरे कोविड के मरीज़ के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि प्लाज्मा ही क्यों? उसके लिए हमें पहले ब्लड का कंपोजिशन मालूम होना ज़रूरी है। ह्यूमन ब्लड में 55% प्लाज्मा और अप्रॉक्सीमेटली 45% ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स होती है, जिसे हम RBC, WBC या प्लेटलेट्स कहते हैं। अकेले प्लाज्मा में जो यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है, उसमें 90% वाटर एंड 10% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ एक्सेट्रा। अब ये ब्लड का पार्ट होने के बावजूद भी येलो क्यों दिख रहा है? ये येलो कलर प्लाज्मा में मौजूद बिलिरुबिन के कारण होता है। दरअसल यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए प्लाज्मा अलग किया हुआ है, इसलिए ये अलग दिख रहा है। लेकिन ये जब ब्लड में एक संद रहता है, तब RBC के वजह से यह लाल रंग का दिखता है। अब एंटीबॉडीज सिर्फ प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इस थेरेपी में प्लाज्मा का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बाद में एक सवाल खड़ा होता है कि कोविड अफेक्टेड व्यक्ति से ही क्यों ये प्लाज्मा लेते हैं? उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम क्या होती है। जैसे हमारे देश पर कोई बाहरी ताकतें हमला करती है, तो हमारी आर्मी उसे खदेड़ देती है और उससे हमारा देश सुरक्षित रहता है। बाद में दोबारा हमला ना हो, इसके लिए आर्मी चौकन्ना भी रहती है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जो एक आर्मी की तरह बॉडी की सुरक्षा करती है, बीमारियों का मुकाबला करके हमें स्वस्थ रखती है। हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर डस्ट पार्टिकल, जिसे हम एंटीजन कहेंगे, वह अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम उससे मुकाबला करना शुरू कर देती है। इम्यून सिस्टम एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। IgG, IgM, IgA एक्सेट्रा, नाम तो सुना ही होगा। जब तक बीमारी या एंटीजन ख़त्म नहीं होता, एंटीबॉडी प्रोडक्शन चलता ही रहता है। पेशेंट पूरा ठीक होने के बाद भी फिर से इन्फेक्शन हो, तो उससे निपटने के लिए बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ बने रहते हैं, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमने बीमारी से जूझने के बाद खुद ही क्रिएट या गेन की होती है। जिन मरीज़ों में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है,
उनमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन करने के लिए बहुत वक्त लगता है। मीनवाइल वो बहुत बुरी तरह से सफ़र होते हैं या उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बनी बनाई एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए उन्हें दी जाती है। फिर ये यूज़ किन में किए जाती है? ये सिर्फ इन्फेक्टेड व्यक्ति के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ये कोई वैक्सीन नहीं है जो प्रिवेंटिव मेजर के तहत इस्तेमाल हो। कोरोना से लड़ने में कारगर साबित होने वाली दवा का संशोधन अभी तक हुआ नहीं है। तब तक ये लाभदायक स्टॉप गैप मेजर है, नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर। इट्स अ स्टॉप गैप मेजर जो उस गैप को स्टॉप करेगा। अब ये किन किन में इस्तेमाल किया जाएगी? तो पहले तो पेशेंट्स विथ वीक इम्यूनिटी, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग या फिर कोई युवा भी हो लेकिन उसे डायबिटीज़ या दिल की बीमारी हो, तो उनमें इम्यूनिटी वीक रहती है। और फिर हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब हमारे कोरोना वॉरियर्स, उनमें भी ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जाएगी। ये प्लाज्मा थेरेपी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला कारण तो ये है कि आज तक कोई भी ऐसा प्रॉपर ड्रग या वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, और डेवलप होगा भी तो उससे फाइनल अप्रूवल मिलने तक बहुत सारा वक्त चला जाएगा। तब तक ये स्टॉप गैप मेजर की तरह थेरेपी काम करेगी। दूसरा कारण ये है कि हिस्ट्री ऑफ इट्स इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स, मतलब इससे पहले इतिहास में जो सार्स, H1N1 वगैरह ऐसे जो डिसीज़ेस आए थे, तब यह थेरेपी यूज़ की गई थी और ये बहुत लाभकारक साबित हुई थी। सार्स मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इट वाज आल्सो अ कोविड वायरस। मतलब ये सार्स जो था वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक डिसीज़ था जिसका आउटब्रेक चाइना में ही हुआ था, और उसे SARS-CoV-1 कहते थे। और अभी का जो है कोरोना, वो नोवेल कोरोना वायरस है, मतलब वो CoV-2 या कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और H1N1 2009 और 10 में स्वाइन फ्लू का जो आउटब्रेक हुआ था, उसके लिए भी वैक्सीन या ड्रग का संशोधन होने तक ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी। और एक कारण है कि सिंगल डोनर 4 पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो डोनर से ब्लड लेते उसमें 800 ml प्लाज्मा लिया जाता है। एक मरीज़ के लिए सिर्फ 200 ml प्लाज्मा ही काफ़ी होता है। इसीलिए ये इन सब कारणों की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपी है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? इसको अर्ली यूज़, मतलब इन्फेक्शन होने के पहले कुछ दिनों में यूज़ करे तो ही अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं। Also availability issues are also there. Not enough plasma is available, or willingness of donors. Then इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है कि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि कोरोना या कोविड-19 एनिमल्स में भी होता है, ये साबित नहीं हुआ है। इसलिए हम एनिमल्स के ज़रिए ये ब्लड प्लाज्मा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी कोशिशें जारी है। बाद में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और हाइब्रिडोमा एंटीबॉडीज़ के तहत भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। सो थैंक यू गाइज, आई होप माई endeavor to explain and to simplify the matter are fruitful. Take care, stay safe.